आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास आज से हुआ शुरू। नौमुंतखब अरकान पार्लिमान को दिलाया जा रहा है हल्फ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में महकमा बागबानी के ज़रिए एहतमाम लीची फेस्टिवल और ज़री नुमाइश का किया इफ्तिताह। कहा मजमूई ज़री तरक्यात प्रोग्राम ज़राअत सेक्टर में साबित हो रहा है गेम चेंजर। जम्मू रेलवे स्टेशन पर गुज़श्ता रोज पुरस्कार आग ने 30 झोंपड़ियों को किया राख में तब्दील। झोंपड़ियों में रखा पूरा सामान राख के ढेर में हुआ तब्दील। और ज़री पैदावार और किसान बहबूद महकमा किसानों को फराहम कर रहा है पैडी ट्रांसप्लांटर। 1 घंटे में 1 एकड़ अराजी पर हो सकेगी ट्रांसप्लांटेशन। अब खबरें तफसील से। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास आज नौमुंतखब अरकान पार्लिमान के ऐवान के अरकान के तौर पर हलफ लेने के साथ शुरू हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो लोकसभा के लीडर हैं ने सबसे पहले ऐवान के रुकन के तौर पर हलफ लिया है। अबूरी स्पीकर ने जनाब मोदी को हलफ दिलवाया है। इससे कबल आज सुबह अबूरी स्पीकर ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से हलफ लिया था। इजलास के दौरान लोकसभा के नए स्पीकर का इंतखाब बुध को होगा, जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जुमेरात को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। राज्यसभा का इजलास जुमेरात से शुरू होगा। पार्लियामेंट का इजलास अगले माह की 3 तारीख को इख्तिताम पज़ीर होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में महकमा बागबानी के ज़रिए एहतमाम लीची फेस्टिवल और ज़री नुमाइश का इफ्तिताह किया है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तरक्की पसंद किसानों, काश्तकारों और तमाम मुतल्लिकीन को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि ये मुनफरद इक़दाम किसानों के फलाह बहबूद के लिए यूटी इंतजामिया की गैर मुतज़लज़ल अज़म और इसकी जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए नई राहें तलाश करने के हमारे अज़म का सबूत है। उन्होंने कहा है कि मजमूई ज़री तरक्यात प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबे के लिए गेम चेंजर के तौर पर उभर रहा है। डीडीसी के चेयरमैन श्री भारत भूषण जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट श्री शैलेंद्र कुमार जी, जम्मू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी जी, यहाँ के जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार जी, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर चमनलाल शर्मा जी, सभागार में उपस्थित एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी हमारे अधिकारी, सहयोगी, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, लीची की खेती करने वाले सभी भाई बहन जो पुरस्कृत हुए, ऐसे सभी किसान भाई बहन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अपनी तरह के इस अनोखे लीची फेस्टिवल में सभी किसान भाइयों और इसके कल्टीवेशन में इच्छुक तथा इसमें संभावना तलाश रहे सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आर्थिक रूप से संपन्नता के जो द्वार खोल रही लीची, मुझे लगता है कि ये जो मिठास पैदा कर रही है वो वास्तविक लीची के मिठास से ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है कि लीची फेस्टिवल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उस आकांक्षा का प्रतीक है जिसने हमें परंपरागत खेती से अलग हटकर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरणा दी है। और मुझे लगता है कि अभी जिस शब्द की बड़ी चर्चा हुई, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्हीं बातों के लिए इस महत्वाकांक्षी अभियान का जन्म हुआ था।
और मुझे भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए ये HADP गेम चेंजर साबित होगा। भारत भूषण जी अभी आपसे जिक्र कर रहे थे कानूनों का। पहले हाई डेंसिटी प्लांटेशन की अनुमति केवल एप्पल के क्षेत्र में ही थी। जम्मू रीजन उससे वंचित था। अब इस तरह के जो कानून थे जो लोगों में भेदभाव पैदा करते थे, अब इस तरह के कोई कानून जम्मू कश्मीर में नहीं रह गए, वो समाप्त हो गए। कल सभी DC साहिबान के साथ एक मैंने बैठक किया था जम्मू संभाग के। ये मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे डायरेक्टर साहिबान हैं, चाहे एग्रीकल्चर के, हार्टिकल्चर के या बाकी लाइन डिपार्टमेंट, उनसे मेरा निवेदन है, HADP जिस गति से कश्मीर डिवीजन में आगे बढ़ रहा है, उस गति से जम्मू डिवीजन में बढ़े, इसके लिए थोड़ा विशेष प्रयास करने की जरूरत है। कल DC साहबान से मैंने निजी रूप से सबसे अनुरोध किया। किसी DC साहब ने मुझसे कहा कि इतनी एप्लीकेशन आई है, उसमें इतनी हमने कैंसिल कर दी क्योंकि वो ठीक से फॉर्म नहीं भरे गए। हमने उनसे कहा कि भाई किसान जो कम पढ़ा लिखा है, या मैं कहूं कि बहुत ऐसे किसान हैं जो अनपढ़ हैं, इस बिना पर उनका फॉर्म मत रिजेक्ट करिए कि फॉर्म गलत ढंग से भरा गया। जो एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के दफ्तर हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन के जो आला अफसर हैं, उनसे मेरी अपेक्षा है और निवेदन भी है कि उनके फॉर्म को ठीक कराना ये हमारी जिम्मेदारी, और इस काम को हमें गति के साथ करने की जरूरत है। ये सच है कि पिछले 4-5 वर्षों में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में यहाँ के किसान भाइयों के जीवन में एक नया बदलाव आवे, इसके लिए अनेक प्रयत्न हुए हैं, अनेक लक्ष्य भी तय किए गए, अनेक प्रकार के नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। उद्देश्य एक ही रहा है कि किसानों की ताकत बढ़े, आर्थिक रूप से किसान संपन्न हो। हर एक योजना में ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया गया है कि किसान भाइयों का समग्र सशक्तिकरण हो और उनका घर समृद्धि से भरा हो। एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में हर एक निर्णय में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक संकल्प लिया है कि जिस प्रकार इंडस्ट्री और डिजिटल सेक्टर के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन हो रहा है, उस लेवल का परिवर्तन खेती और किसानों में भी होना चाहिए, क्योंकि 70% आबादी हमारी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर ही निर्भर करती है। उसका जीवन, आर्थिक सुरक्षा की भावना और किसान भी महसूस कर सके, इसके अनेक प्रयत्न हुए। महकमे ज़री पैदावार और किसान बहबूद सब डिवीजन आरसपुरा ने किसानों का वक्त और खर्च बचाने के मकसद से उनमें पैडी ट्रांसप्लांटर तकसीम किए हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा हासिल होगा। इस पैडी ट्रांसप्लांटर की मदद से 1 घंटे में 1 एकड़ अराजी पर ट्रांसप्लांटेशन की जा सकेगी। इसके मुतालिक जानकारी डायरेक्टर ज़राअत AS रीन ने दी है। बना के बखरी करी चलो बाद में जीवन पानी च जाके तो उत्थे रख दो, ठीक है ना। वो 3,90,000 जगदीश सिंह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਥੋੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ
एक मिनट। ये बड़ी नर्सरी मैट करती है इन्हें मैट ऊपर कोई खाद कोई सारा ये बन गया वो लेटेस्ट तैयार हो रही है। आज हम ये कीरपिंड एरिया में खड़े हैं और जो एक पैडी ट्रांसप्लांटर इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर फार्म मशीनरी बैंक, हमने एक अपने ग्रुप को दिया है जिसमें कि 8 लाख रुपए इनको सब्सिडी मिली है। और मैं समझता हूँ ये जो मशीन है जो हमारी पैडी ट्रांसप्लांटिंग में लेबर की दिक्कत आती है और स्पेसिंग जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसकी प्रोडक्शन में, वो दोनों चीज़ें इस मशीन से दूर हो जाएंगी और इससे जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत निकलेगी और टाइमली जो ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि लेबर कई बार आधे फार्मर्स को मिलती है, आधे को लेट मिलती है, तो जो लेट हो जाते फार्मर है उनकी जो पैदावार में काफ़ी गिरावट आ जाती है। तो ऐसी मशीन आने से ये तकरीबन अभी तो एक हमने सैंपल के लिए एक अपने फार्म मशीनरी बैंक में दी है, 1 घंटे में 1 एकड़ की ट्रांसप्लांटिंग ये कर पाती है। तो अगर मैं समझता हूँ अगर ये हमारी काम है, ऐसे हम और कई मशीनें ला के इस इलाके में जहाँ को पैडी ग्रोइंग बेल्ट है उसमें इसका इंट्रोड्यूस करेंगे और हमारे पास जो अंडर HADP सब्सिडी कंपोनेंट है वो हम अपने किसान भाइयों को देंगे। जम्मू कश्मीर के फनकार बरादरी के साथ संतूर के लेजेंड और म्यूजिक कंपोजर पंडित भजन सोपुरी को उनकी 76वीं सालगिरह के मौके पर खराजे अकीदत पेश किया गया। मौसीकी की दुनिया पर अपने काम के लाजवाल असरात और रोशनी डाली गई, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इनकी मेरास आने वाली नस्लों तक जिंदा रहेगी। लायक भी रखा, एक पुल का काम किया उन्होंने हमारी जो क्लासिकल मौसीकी की रवायत है उससे और आज के दौर की जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी है वहां तक। उन्होंने कई राग कश्मीर की मौसीकी को नए दिए और इसे हिंदुस्तानी मौसीकी के बहुत क्लासिकल मौसीकी के बहुत करीब लाया। एक हमजहत शख्सियत, इनके सैकड़ों नगमे आज भी कश्मीर के दिलों की धड़कन है जो हम मुख्तलिफ महाफिल में सुनते हैं, मुख्तलिफ तकरीबात में सुनते हैं। उनमें से बहुत सारे पॉपुलर सॉन्ग्स के जो कंपोजर हैं, म्यूजिशियन हैं, वो भजन जी हैं। भजन जी हमसे रुखसत तो बज़ाहिर हो गए हैं लेकिन एक तहरीक बनकर हमारी मौसीकी की फ्रेटर्निटी में अभी तक मौजूद हैं और आइंदा भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा देने के बाद बताएंगे आज की इवेंट के बारे में। जी, मेरा नाम सौरभ जाडू है, मैं सिंगर हूँ और कंपोजर हूँ और मैं पंडित भजन सोपुरी जी का ही डिसाइपल हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज पंडित भजन सोपुरी जी का 76th बर्थ एनिवर्सरी है जो आज हम खराज अकीदत उनको पेश कर रहे हैं। यहाँ पे आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के जो जम्मू कश्मीर के हमारे आर्टिस्ट हैं सब मिलके ये सब ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनको आज। और उनको गुजरे हुए तो यूँ तो 2 साल हो गए हैं हमसे अलग हुए, मगर हमें तो ऐसा लगता है कि वो आसपास ही हैं हमारे। तो आज हम उनकी कॉम्पोजिशंस, उनका ही म्यूजिक आज गाएंगे और हमारे साथ जो है प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कि पंडित जी को भी बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत उनके म्यूजिक को चाहते हैं। हमारे साथ जो है सुफियाना संतूर पे मंजूरुल हक हैं और हमारे साथ जो उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो पंडित जी के फ्रेंड्स हैं उसमें डॉक्टर रफीक मसूदी साहब हैं, सतीश विमल जी हैं और वीर मुंशी जी हैं। और हमारे साथ जो सिंगर्स आज की जो प्रेजेंटेशन दे देंगे जो कि उन्हीं की कुछ कॉम्पोजिशंस और कुछ गाएंगे जो उनके साथ उन्होंने रेडियो में रिकॉर्डिंग्स की हैं। गुलजार गनई साहब हैं हमारे साथ और
मुनीर अहमद मीर साहब हैं, मेरा गाना है, कुछ कंपोजिशंस मैं आज प्रेजेंट करूंगा, कुछ रेयर कंपोजिशंस, और इशरत हुसैन शाह हैं जो कि अपकमिंग एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो भी आज खराज अकीदत देंगे। हमारे साथ शांतिलाल सिद्ध साहब हैं, वो बहुत पुराने उनके साथ रेडियो से जुड़े हैं आर्टिस्ट, और वो कुछ भजन आज पेश करेंगे। तो इस तरीके का एक पूरा आर्टिस्ट का लाइनअप है, बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है, आप देखेंगे आज। फ्रूट बायर्स एसोसिएशन सोपुर के सदर मुदस्सर भट्ट ने सियासत में शमूलियत इख्तियार की है और अपने सियासी कैरियर का आगाज किया है। और शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के नाइद खाई इलाके में कारकुनान की मीटिंग की है, जिसमें सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की है। मीटिंग के दौरान मुदस्सर भट्ट ने वादी में आने वाले इंतखाबात के लिए आगे आने और मुत्तहद होने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं है, ताहम मुस्तकबिल में हमारे कारकुनान फैसला करेंगे कि वो किस पार्टी का इंतखाब करेंगे। क्या तू तैयार अम खतर ना सरी वन ये गोल अगर तू अम खतर तैयार छु फिर हम एक होके उठेंगे। और बेटे जो यार असल काम यही करो, उसकी तनकीद होती ही होती है। आवाज दो सियासत सही नहिस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि मैंने यहाँ पे वाजिया कर दिया कि मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर था, आज तक आप ये साबित ही नहीं करोगे कि मैंने किसी पॉलिटिक्स पार्टी को डायरेक्टली ज्वाइन किया है या किसी की हिमायत की है। हत्ता कि नायद खाई की जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये पॉलिटिशियन से चाहे किसी की डायरेक्ट है किसी की इनडायरेक्ट है, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि जवानों में एक शूर पैदा करना चाहता हूँ। आपने ये देखा भी होगा, ये आपकी न्यूज़ चैनलों में कई बार आया भी होगा कि ड्रग्स का जो वबाल हमारे घरों तक पहुँचा है, इसके लिए पॉलिटिशियन ने क्या किया है मुझे बताइए। जितने भी पॉलिटिशियन है, क्या कभी सेमिनार हुआ यहाँ पे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी सेमिनार हुआ, ड्रग्स के खिलाफ कभी बात हुई कभी? तो यही चीज़ें है ना। अगर हम नरेगा की बात करते हैं, अगर हम ठेकों की बात करते हैं, तो हमारा जवान मर रहा है। हमारे पॉलिटिशियन क्यों सोए हुए हैं? उन्होंने ड्रग्स पे सेमिनार क्यों नहीं किए? वो गाँव क्यों नहीं किए? उनने अवेयरनेस कैंप्स क्यों नहीं किए? क्योंकि उनके बच्चे सेफ हैं, वो श्रीनगर में रहते हैं। सेफ कोई नहीं होता है, ये आगे ये फैलती हैं। यहाँ गरीब का बच्चा रहता है गाँव में, लेकिन पॉलिटिशियन या लीडर होना चाहिए जो गरीब के बच्चे को भी अपना बच्चा समझकर उसकी दिफा करे, उसको लीडर कहता है। और हम वो सियासत करना चाहते हैं। मजबूरी यह है कि मेरे जो जवान हैं, मेरे जवानों ने मुझे कहा है कि जो कदम हमने इससे पहले उठाया था ड्रग्स के खिलाफ, शराब के खिलाफ, जुआरियों के खिलाफ और मजलूमों की हक में बात करना, इसको आप अगर आप पॉलिटिक्स में आइए तो ये आवाज़ हम इसको मजबूत करेंगे। क्योंकि इनफरादी तौर एक अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि हम एक ग्रुप बनाएंगे 10 बंदों का 50 और इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उस चीज़ से कामयाब होगा। देखिए, डेवलपमेंट तो ये तो है ऑब्वियसली। मैंने इससे पहले आपको कहा कि अगर बंदा एज अ लीडर अपनी कौम की खिदमत करेगा तो जिंदगी में वो कभी नहीं हारेगा। डेवलपमेंट के लिए तो फंड्स आते हैं, लेकिन वो यूटिलाइज सही होने चाहिए, उनकी यूटिलाइजेशन सही होनी। मैंने अभी कहा आपको IPL BPL बिलो पॉवर्टी लाइन BPL आ रहा है, किसके लिए? वो उसके लिए है जिसके पास जरिया नहीं है, जिसके पास ये जरिया नहीं है कि वो अपने अयाल के लिए या अपने बच्चों के लिए पेट पाले, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BPL किया है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब आप देख लीजिए, आप चेक की लीजिए कि BPL किन लोगों ने लिया जिनका पॉलिटिकल अप्रोच है। फेल या पास की बात नहीं। मैं कहता जो पॉलिटिशियन यहाँ पूरे कश्मीर में हो रहे हैं, पॉलिटिशियन थोड़ा हटके कीजिए, हटके मीन्स के लोगों के अंदर जाइए, लोग बनिए लोग। आपको यही कहा कि फिलहाल ना किसी की मेंबरशिप मेरे पास है, ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है अभी तक। मैंने कहा मेरे जो हाथ पैर वो मेरे लोग हैं। फाइनली जब हम यूनाइट होंगे, आज तो छोटा मोटा यहाँ पे एक कन्वेंशनल मीटिंग थी, जब अब यूनाइट होंगे तो लोगों का फैसला होगा। लोग जिस तरफ जाएंगे जिसमें लोगों के मुफादात होंगे तो हम उनके शाना बशाना। ख्वाजापुरा सैयदपुरा रेनावारी में निसफ दर्जन से जायद ढांचों में दरारें पड़ने से मकान मालिकान में काफी परेशानी और मायूसी देखी जा रही है और वो अब इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी बाज आबादकारी की जाए और उन्हें रिलीफ दिया जाए।
अस्सलाम वालेकुम मे इरफान नाव अतन मकान ख्वाजापुरा सईदपुरा रैनावरियस मज अत 10-15 दह जमीन गसान दबित अत वोत लगभग 10 दह 15 दह अत वन 6 मकान बराबर तम डखन पे खड़ा अत बसान अत पन पान सेफ कहें यह कुन सात पे अत वन पंडन पे थमित 4 मकान पंडन पे तम हेकान लार त कर बहुत खाजपुर रैनावारी पे बशीर अहमद मीर अस गई मकान 5 वसित ओतर पे गवर्नमेंटस कर अपील अस कर मत क्या। मोहम्मद इब्न अहमद मीर डलीना बारामुल्ला के मशहूर शायर हैं। उन्होंने अपने अशार से हाजियों को मुबारकबाद पेश की है और चारों अंबिया हजरत अबू बकर सद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक और हजरत अली करमुल्लाह वजह की तारीफ की है। शुरू खुदा साहब ने नाव सत ये सारे खलकत मोहताज वाज पारान छुस गरस पत गो परस म्यान तरफ कश्मीर केन हाजन मजद मुबारक रिजवान सोबन छु शुक्र गुजार मे हिस नाचीजस वातान ब्रोह कुन इमाम अवलिया मानान बरसर दिल किन सोन मजहब बोड़ पैगंबर तिहिंद 4 यार सिद्दीक अकबर, फारूक आदिल, उस्मान गनी, बेशाही मर्दान हसनन वुछाक कत्सन प्रारस हजरत नबी सरदारस मशनम दद अदनत प्राणी सरदार आलम देशन कर सरदार आलम देशन कर। जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा के वेसा और कुनार गांव के बसनीकों ने पीडीडी सब डिवीजन हिंदवाड़ा के खिलाफ बिजली की इजाफी टैरिफ के बिलों के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज किया है। बुनियादी तौर पर खुद को माजूर और माली मुश्किलात का हवाला देते हुए ज्यादा बिलों को बर्दाश्त करने में अपनी नाअहली का इजहार करते हुए उनका कहना था कि वो अपने बच्चों की फीस तक अदा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बिलों की फौरी इस्लाह का मुतालबा करते हुए धमकी दी है कि अगर इनकी शिकायत का अजाला न किया गया तो वो एक बड़ा एहतजाज करने को मजबूर हो जाएंगे। हमारे यहाँ सारे लोग आए हैं बीजे दफ्तर के सामने खामोश प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि हद हो चुका है। हमारा काफी गरीब इलाका है, वहाँ पे उन्होंने बिल थमा दिया। कल हमारे हाथों में किसी को 10,500, 1200, 1300, वहाँ गरीब लोग हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी इंतजामिया से कि हमारे ऊपर इंसाफ किया जाए। वहाँ गरीब लोग हैं, वहाँ आज भी हमारे लड़ीज जाते हैं जंगल लकड़ी लाने के लिए। लकड़ी पर वो चूल्हे जलाते थे और हमारे लिए खाना तैयार करते थे। वो वहाँ 3 घंटे 4 घंटे वहाँ बिजी रहते थे। और दूसरी बात ये है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमारा इलाका जो है आप देख सकते हो, सारे बीपीएल से बीपीएल के ज़माने में आईएवाई के ज़माने में लोग आते हैं। अभी भी वहाँ किसी के घर में गीजर नहीं है, कोई चीज है। वहाँ हम खाना पकाते हैं लकड़ी पर। हमारे लड़की अभी भी जाते हैं जंगल से लकड़ी लाकर हमारे लिए खाना तैयार करते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे इलाके के लिए 1300, 1100, 10,000 रुपया बिल थमा दिया हमारे गरीब लोगों के। हमारी रिक्वेस्ट है एलजी इंतजामिया से, डीसी कुपवाड़ा से कि इन लोगों पर तरस खाए। ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये बच्चों को तालीम नहीं पढ़ा सकते हैं। 1,000 रुपया कहाँ बिल भर सकते हैं महीने का? 4 घंटे बिजी रहता है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये आज ही क्यों ये बिल चढ़ा देते हैं? जब विंटर सीजन आता है, बर्फ का सीजन आता है, हमारे गाँव में 10 महीने तक बिजली आता ही नहीं है। आप इनसे पूछ लीजिए, या आज फीस 1000 तक बढ़ा सकते हैं, फिर विंटर सीजन में हमारा वहाँ बिजली रहता नहीं है। महीने से 10-20 दिन से बिजली के बगैर हम रहते हैं, हम फीस हमें देना पड़ता है। इससे हमारी रिक्वेस्ट है एलजी इंतजार हाथ जोड़ के इन गरीब लोगों पर इंसाफ किया जाए और इस फीस को कम से कम 500 से ज्यादा हम नहीं देख सकते हैं। अगर ये चाहते हैं कि इन लोगों पर इंसाफ करेंगे, वरना हमारा हमने आज ये फैसला लिया है कि हमारे गाँव में 5 ट्रांसफार्मर है। अभी यहाँ से गाड़ी हम ले जाएंगे, उनको वहाँ शिफ्ट करेंगे वापस। यहाँ हमें बिजली जरूरत नहीं है। सर हम वायसा कावनार के रहने वाले हैं।
ये हंदवारा तहसील से लगता है। हमें रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, हमारे ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए। हम बेबस लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम देहाती लोग हैं। हमारे लिए हमारे घर में रोटी नहीं होता है टाइम पर, हमारे बच्चे तरसते हैं रोटी खाने के लिए, उनको एक टाइम के लिए कभी रोटी भी नहीं मिलता है। हमारे ऊपर 1050 रुपया बिल बनाया, किसी को 50,000 रुपया बकाया है, किसी को 30,000 बकाया है, किसी को 80,000 बकाया है। मुझे बताए जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है वो 50,000 रुपया कहाँ से लाएगा, बिजली भरेगा। हमें रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, क्या आप लोग यही इंसाफ करते हैं गरीब लोगों के? एक तरफ आप बोलते हैं हम अमन करते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं हम सारे सहूलियत फराहम करते हैं। क्या यही सहूलियत है? 2 घंटे बिजली आते हैं, 10 घंटे नहीं बिजली आते हैं, उसके बाद भी हमारे 1,000-1,500 रुपया बिजली बिल चढ़ाता है। कौन भरेगा ये बिल? हमें रिक्वेस्ट है ये, यहाँ तो वो एलजी साहब से रिक्वेस्ट है यहाँ ट्रांसफार्मर LT HT सारा उठाए, वरना हमें जो 108 था अगर वो भी मुश्किल है, लेकिन 270 उसके बाद है। 270 से हम ज्यादा नहीं दे सकेगा। बस 2 ही चीज है, 270 बिल होना चाहिए। AY है, BPL है, हम मुलाजिम वहां नहीं है। 2 ही चीज है। अगर 270 नहीं होगा बिल, हमें मजबूर मत करे गवर्नमेंट, हम बच्चों को साथ औरतों के साथ लाए, यहाँ रोड बंद करे, एहतियात करने पर मजबूर मत करे, वरना हमारा ट्रांसफार्मर खत्म करे, एग्रीमेंट काट दीजिए। बस ये रिक्वेस्ट है हमारे एलजी साहब से। जम्मू रेलवे स्टेशन पर गुज़श्ता रोज एक पुरअसरार आगजनी का वाक़ा पेश आया, जिसने कम से कम 30 झोंपड़ियों को लपेट में ले लिया, जिसमें 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। आग से मुतासरीन ने आज इस पूरे वाक़े की दास्तान बयान की है और जानकारी दी है कि उनका पूरा साजो सामान राख में तब्दील हो चुका है। कर रहे थे तो उधर ही छत से ही धुआं देखे, तो उधर से साइड प्लस के नीचे से हम लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। 2-3 बार उधर गिर भी गए हम बच्चे के चक्कर में। फिर पुलिस वाले आने नहीं दे रहा था, तो फिर ज़बरदस्ती हम लोग इधर से भाग के आए। तो फिर देखे तो सब चीज़ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। आधार कार्ड, बिस्तर, कंबल ओढ़ने वाला था, 3 बिछाने वाला था, पंखा था, बर्तन वगैरह था और खटिया भी था, वो सब जल गया। बिछावन कपड़े उपड़े सब चीज़ जल गया। 2-3 कपड़े लाए भी तो वो भी जला हुआ है। उधर बाल्टी था, केनी था, सब चीज़ जल गया। कुकर था, वो सब जल गया। आंटी क्या हुआ था? कुछ क्या हुआ था? हम आग उठ रहा, पता नहीं कर तार से जला कि सिलेंडर से जला कि गैस जला रहा था, ये तो नहीं देखे हैं। लेकिन आग उठा ना, हम काम कर रहे थे तो उधर से भाग के आए तो यहाँ पूरा जुगिया जल रहा था। फिर हम अपने बच्चे के लेके भागे, आसपास में लेके भागे तो सामान उमान तो जल ही गया सारा। 2 पंखे था, टीवी था, कूलर था, घर सोने का बिस्तर था, राशन था, चावल गेहूँ सब चीज जल गया। दाल था, आलू प्याज था, मतलब खाने का जितना सामान आप लोग के होता है उतना ही रखते हैं ना हम लोग खाने के लिए, सब जल जुल गया। तो बच्चे कहाँ थे उस टाइम जब आप काम करने के लिए? बच्चे घर पे थे, यही इसी जगह खेल रहा था ना। यहाँ तो धूप होता है तो जुगी में तो कोई रहती नहीं है, इसी जगह बच्चे खेल रहा था। और शाम को टाइम था ना 6 बजे तो घर पे था सारे बच्चे। आए तो बच्चे निकाल भागे और बाकी बात सारा चीज छोड़ दिए जलने के लिए, सब चीज जल के राख हो गया। बच्चे लेके भागे, कोई गलंगे, कोई कुछ कपड़े तक नहीं निकाल पाए। फिर रो के रहे। पूरा भीषण आग थी कि कुछ भी निकालने का मौका नहीं। क्या निकालूंगी? पन्नी लिफाफा के घर उसमें लगा, इसमें लगा पूरा फैल जाती है ना तुरंत। क्या निकालेंगे? ये कूड़ा में लगने लगा तो एक आसपास के आदमी थोड़ा बहुत पानी दिया तो बोलूँगी मुझे बस कुछ भी नहीं बचा है, सहारा तक नहीं। जो रहता है पैसा रहता है तो उसको कीन बेच के खाता है, बर्तन वगैरह लाता है। हमको बस तो कुछ भी नहीं है। देख बस्तर भी नहीं है, पैर का जूती भी नहीं है, कहाँ गिरा कहाँ क्या हुआ ठीक नहीं है। ये चुन्नी तक तो ले लिया था, पब्लिक लोग ले गया बचाने में, उसको साथ ले गया। हमको पास तो कुछ भी नहीं है। जो है बैंक के खाता होता, आधार कार्ड, सारे मुझे पूरा चीज़ चले गए, हमको कुछ भी नहीं बचा है।
सोने के बिस्तर भी तो नहीं है, दूसरे के बिस्तर पर बैठे। हमको कुछ भी ना, हम तो काम करने वाला अकेले है। ये बच्चे क्या ही काले, जिसको मेरे 2 है, एक लड़का एक लड़की है। वो बच्चे क्या ही काले, दूसरे आदमी बच्चे के काला। अगर उतना दूर से आते तो बच्चे सड़ जाते। वो तो देखा दूसरी घर में देखा कि बच्चे सो आए तो उठा के लाया। अगर मैं कहाँ से बच्चा लाते हैं, बच्चे सुला के गए थे। अब उतना चीज। पति की मृत्यु कब हुई थी? उसको काफी दिन हो गया है, उसको बहुत दिन हो गया है। मैं बच्चे पर जी रहे थे, पूरा जिंदगी के कमाई में दूसरे साथ इधर आए थे कि 2 पैसा बनाने के लिए। पूरा जिंदगी कमाई चले गया। इतना उम्र में अकेले रहना सहज बात नहीं है। मुझे सारे कमाई चले गया उसमें। क्या रखे थे नहीं रखे, जो मेरे को बीत रहा है वही जान रहे, जिसको नहीं जा रहा है वो क्या जानेगा। हमको पूरा पूछे ये भाभी, इसी के साथ पूरा सामान लाने गया। हम 5,000 को तो मैं पेटी चले गया, 12,000 रुपया अलग चले गया। एक मसाला कितना चीज दे, कितना नाम लो, हम कितना गया है मुझे नहीं बता सकते हैं। डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट ने होनहार तलबा को एजाज से नवाजने के मकसद से एक तकरीब मुनक्किद की है, जिसमें बीजेपी सीनियर रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबका डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया समेत दीगर रहनुमाओं ने इस तकरीब में शिरकत की है, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और जेके बोर्ड के 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को एजाजात से नवाजा गया है। इस दौरान ट्रस्ट के इस काम की इन रहनुमाओं ने तारीफ की है। अगले विद्यार्थी हैं हमारे बीच में, उनसे भी निवेदन करूंगा 90% अंक लेंगे जो है तो बाबी राजपूत और संभवी राजपूत। सक्षम से सक्षम कृपया आप भी मंच पर आए। जेके बोर्ड में 10वीं कक्षा में 82% मार्क्स लिए, उन्होंने भी 10वीं कक्षा में 83.6 है वो हिस्सा बने, क्योंकि आपने भी 10वीं कक्षा में 86.5% मार्क्स लिए हैं। मेगा पढ़ा हुआ बच्चा है लेकिन स्किल सेट नहीं है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई करें, वहाँ स्किल सेट भी एक्वायर करें, ताकि अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो मसला है वो भी खत्म हो। बहुत तकलीफी हो आदमी कर सके तो उसके लिए करना अपने लिए मुबारक देता हूँ, और जो वालिदैन हैं उनको खास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ बलोरिया साहब, मैं आपका पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि इन बच्चों को मिलकर, इनमें शामिल होकर इनका प्रोत्साहन करने के इस बेहतरीन कार्यक्रम में आपने मुझे शमूलियत करने का मौका दिया। मैं उसके लिए आपका ऋणी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बच्चे जो हैं ये कल का हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारे कर्णधार हैं, और ये बच्चे जो हैं ये भारत के भविष्य हैं। और बड़ी खुशी होती है इन बच्चों से मिलकर, जो नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं और हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करके भारत की इस मजबूती को 4 चांद लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आजकल नंबरों की भी भरमार है। आज से 10 साल पहले मैंने अपने क्षेत्र में ये क्रिया शुरू की कि जिनके 70% से ज़्यादा नंबर आएंगे उनको सम्मानित किया जाए। और 10 बरस पहले केवल 10 लोग ऐसे थे बच्चे जिनके 70% से ज़्यादा नंबर आए। तो फिर 60% कहा कि 60% कर लीजिए, क्योंकि 10 तो बड़ी कम की संख्या है। और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई 25 लोग निकले जिनके 60% से ऊपर नंबर थे। 60 ही रखा हमने पैमाना, और तकरीबन पिछले साल कोई 450 बच्चे ऐसे थे जिनको सम्मानित किया, जिनमें से 90% से ऊपर वाले जो बच्चे थे वो तकरीबन 50 थे।
तो इसलिए बच्चों का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई का स्तर बेहतर होता जा रहा है और बच्चे जो हैं वो बहुत मेहनत करके काम करते हैं। लेकिन इसका श्रेय जहां मैं बच्चों को देता हूं, जहां मैं विद्यालय को देता हूं, जहां मैं अध्यापकों और अध्यापिकाओं को देता हूं, इसका मूलतः श्रेय माता पिता को जाता है और ज़्यादा माता को जाता है। माफ़ी देंगे जो पिता यहाँ बैठे हैं, क्योंकि पिता जो हैं उनको अक्सर ये पता ही नहीं होता कि मेरा बच्चा पढ़ कौन सी जमात में रहा है। माफ़ी आज डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट ने अपनी सामाजिक गतिविधियों को जारी रखते हुए बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग जो कि समाज में विशेष योगदान देते हैं उनको सम्मानित किया है। और ख़ासकर बच्चे, स्कूल के बच्चे जिन्होंने अच्छे नंबर लेके पास हुए हैं, उनका अपने पेरेंट्स के साथ आए थे और उनको सम्मानित किया है। लगातार हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं। जो डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट हर कार्यक्रम करता रहता है, इसकी हमारी पूरी टीम जो है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आज ये कार्यक्रम किया है। इस प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी थे, इनके साथ साथ हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा जी भी बीच में थे। उन्होंने भी बच्चों की हौसला अफजाई की। जिन लोगों ने समाज में विशेष काम किया है, विशेष योगदान दिया है, उनको सम्मानित किया है, उनको अप्रिशिएट किया है और उनका हौसला बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि जो समाज में योगदान देने वाले लोग, जो बच्चे देश का भविष्य है, ये मिलजुल के आगे बढ़ें और इनकी समस्या, लोगों की समस्या हैं, उनको भी हल करें और इन बच्चों को प्रेरित करें ताकि वो देश को आगे ले जाने के लिए खास इनकी भूमिका रहे। ऐसा हमने आज सब किया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज हाजी मोहम्मद मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की करेरी में वाक़ा ज़ियारत शरीफ पर हाजिरी दी है। यहाँ उनके हमरा पार्टी के दिगर रहनुमा भी मौजूद रहे, जिन्होंने ज़ियारत शरीफ पर हाजिरी के दौरान ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया है। मुरादा दीनना व दुनियाना अल्लाहुम्मा अहदिना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत बारिक लना फीमा व क़िना शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला युज़िल्लु मन वालैत व ला युइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका व सल्लल्लाहु अला नबील करीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इनायतुम व सलातुम हिमायतुम फिद दुनिया व दीन बेहक इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये जो दरगाह है जहाँ पर हम मौजूद है इस वक्त, ये बहुत पुरानी दरगाह है और इनकी बहुत इनायत है। आप जानते हैं कि क्रेडी जो है बड़ा जरखेज इलाका है और यहाँ से काफी बड़ी हस्तियां गुजरी है और जिन्होंने बड़ी ऐसी तालीमें दी है इस इलाके के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। बताओ में सुना साहब क्रेडी भी यहीं के थे जिन्होंने बड़ी नात लिखी और बड़ी तवारीख है। और दूसरी अगर हम बात करें कि जहाँ तक डेवलपमेंट का बड़ा इश्यू है और इस इलाके को लेकर एक हमने रिसेंटली आपका जो बाबा ऋषि से लेकर टापर वाला रोड है वो हमने नितिन गडकरी जी से उठाया हुआ है कि इसको डबल लाइन करने के लिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात करें। और काफी सारी चीजें, बहुत कुछ करने की जरूरत है और इस इलाके को लेकर भी जो पीछे नहीं हुआ, जो इनकम्प्लीट काम रहे उनको अल्लाह ताला हिम्मत दे हम सब लोगों को। ये जो पूरे साथी मेरे साथ है और ताकत हमें दे ताकि ये लोगों की खिदमत हम लोग कर सके और ये जो लोगों की तवक्कात है, जो उनकी उम्मीद है, उन उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरे। वुलर क्रिकेट लीग 2024 कश्मीर के अंबरपुरा सोपर में एक सनसनीखेज फाइनल मुकाबले के साथ इख्तिताम पजीर हुई है, जिसमें सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने दादूस रेंजर्स श्रीनगर को 2 रन्स के मामूली मार्जिन से शिकस्त दी है। यहाँ इस लीग का मकसद खेल सरगर्मियों को फरोग देना और नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल को रोकना है। इस टूर्नामेंट में वादी कश्मीर की 16 टीमों ने शिरकत की है। फाइनल मैच में सुल्तान वॉरियर्स ने पहले बैटिंग करते
करते हुए दादोस रेंजर्स को 151 रन का हदफ दिया। दिलेरना कोशिश की बावजूद दादोस रेंजर्स आखिरी ओवर में दबाव का शिकार होकर सिर्फ 2 रन से ट्रॉफी से चूक गई। हजारों शायकीन ने पंडाल में जमा होकर एक मुतहरक माहौल पैदा किया जो पूरे ग्राउंड में गूंज उठा। मैच हुआ, फाइनल मैच, ये सारे स्पेक्टेटर्स के लिए एक ट्रीट से कम नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे हम कहते हैं नेल फाइटिंग फाइनल, तो वी वर आल्सो ऑन द टोज। कोई बंदा आके बोला कि सर अपनी नफरी को इस जो रोप लगी है उस पर लगा लीजिए, तो मैंने कहा कि आज जो रोप है ग्राउंड अगर होता भी है कोई ऐसी बात नहीं है, बिकॉज आई हैव फाउंड देम वेरी मच डिसिप्लिन। बहुत ही शुक्रिया, यहाँ तक ग्राउंड जो है बहुत ही डिसिप्लिन लगा मुझे। यहाँ के लोग बहुत ही, हिंदी में कहते हैं सहनशील, है ना, तो बहुत मुबारक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुलजार भाई को कि थोड़ा ही टाइम होगा, अब आप एंजॉय कीजिए दोनों टीमें। निजी साहब के बाद यहाँ पर सफेद फुटबॉल के सईद साहब और अता मामा बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर जहूर अहमद, मोहम्मद सादिक, हाजिर भाई, लोग आपका पूरा टाइम यहाँ पे आए और अपना हैसियत दी जाएगी। यहाँ एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिला, करीबन 16 टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया है एंड आज इनका फाइनल है। एंड फाइनल यहाँ लोकल हमारा एक टीम और एक श्रीनगर से है एंड बहुत ही अच्छा मैच है, बहुत ही एक अच्छी गेम हमें देखने को मिली है। लास्ट बॉल पे इस पर डिसाइड हुआ है एंड एक ऐसा एंथरिंग मैच मुझे लग रहा कम ही हमें देखने को मिल रहा है एंड दोनों टीम इस गेम खेलने में हकदार है हमारे मुबारकबादी पे। एंड उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स और भी देखेंगे और ऐसे टूर्नामेंट देखेंगे होंगे जिसमें हम आने वाले एक तो खुद भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे, दूसरे हमारे जितने भी लोग हैं वो भी उनको भी मज़ा आएगा। एंड साथ ही साथ ये भी है कि इसमें ऐसे खेल से खासकर बच्चे, हमारा जो यूथ है, उनको भी एक लगन, एक अटेंशन, एक फोकस रहता है, कहीं वो दूसरे किसी अपने आप में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में ना रहे एंड ऐसे में खेलें एंड खेल अच्छा खेलें एंड साथ ही साथ अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दें। एंड हमारी गुजारिश ये मैसेज यही रहेगी कि हम आने वाले टाइम में ऐसे टूर्नामेंट्स और भी करें। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आप लोगों का, जैसा कि आपने देखा आज जिस तरह का लोग फाइनल चाहते थे, जिस तरह का हम लोग फाइनल चाहते थे, उसी तरह का फाइनल हुआ। लास्ट बॉल पे यहाँ पे फैसला हुआ मैच का, जो कि आज सुल्तान वॉरियर्स ने जीता है। और क्राउड का भी आपको खुद ही पता है, क्राउड जो था कितना क्राउड था, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमेशा जैसे भी हमारे इवेंट्स हो, आगे आगे इवेंट्स हो, उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। काफ़ी डिसिप्लिन का मुजाहरा किया जो क्राउड यहाँ पे था, काफ़ी ज़्यादा, हालांकि ट्रैफिक जाम लगा था, बीच में वो पुलिस ने निकाला, बट काफ़ी अच्छा क्राउड जो ग्राउंड में नहीं गए, डिसिप्लिन नहीं किया, मैं उस क्राउड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ओलंपिक डे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट हॉकी पुंछ ने हॉकी जम्मू कश्मीर के ज़रिए एहतमाम हॉकी मैच का इनाकाद किया है। यहाँ साबका मेंबर कानून साज असेंबली एजाज अहमद जान खसूसी तौर पर मौजूद रहे। मुकाबला बाबा बंदा सिंह बहादुर हॉकी क्लब और पुंछ वॉरियर्स हॉकी क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर की टीम ने कामयाबी हासिल की है। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में सामीन की तादाद भी मौजूद रही।
कोच साहब फोन तो बोले साहब फोटो खिंचाएंगे। हाँ जी जो सुन लो मेरा फोन है देखो वो नहीं लेगा पानी ले लो। आज इस ओलंपिक डे में आप क्या? आज बड़ा अच्छा लगा ओलंपिक डे जो पुंछ में पुंछ की जो हमारी हॉकी की टीम है और जो यहाँ पे इनके साथ जुड़े हुए ऑफिशियल्स हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहा है। आज मुझे अपने स्कूल डेज याद आए। उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन उस वक्त भी जो हमारी हॉकी की टीम होती थी वो जम्मू कश्मीर में मशहूर होती थी। और नेशनल जब भी खेलने जाते थे तो बहुत से बच्चे पुंछ से नेशनल खेलने जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुंछ के लोगों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने हमेशा अपना लोहा पूरे हिंदुस्तान में जो है मनवाया है। जिस सोच के साथ ये ट्रॉफी यहाँ पे बनाया गया कि हमारा यहाँ का बच्चा नेशनल से लेके इंटरनेशनल जाके खेले और अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए जो है बड़ा नाम करे। मैं सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन साथ में ही ये भी ज़रूर कहूँगा कि लगभग 3 साल पहले ये ट्रॉफी यहाँ पे ओपन किया गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो नहीं लगाया गया। जो मेरे ख्याल में 1-1.5 लाख का ट्रांसफार्मर यहाँ जो लगना है वो नहीं लगा। मुझे लगता है उससे बच्चों के साथ जो है एक इंसाफ नहीं हो पा रहा है। अगर मुझे यकीन है जिस तरीके से यहाँ पे सीनियर हमारे बुज़ुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, जिस तरीके से इन्होंने नेशनल मेडल्स कप्स जीत के यहाँ लाए हैं, अगर पूरे तरीके से ये कोर्स पुंछ के नौजवानों के खेलने में इस्तेमाल में आए तो मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के लिए गोल्ड कप जो है जो जीत के है वो उसमें पुंछ की टीम जो है मेजर टीम होगी। मैं तो सबसे पहले इस ओलंपिक डे पे जितने भी कोच साहब हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो कोच इन बच्चों को ग्राउंड के साथ टच रख के नशों से और किस ड्रग से दूर रख रहे हैं। और ख़ासकर मैं बंदा सिंह बहादुर जी जो क्लब है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जैसे मोंटी कोच साहब हैं, जो उनके साथ और भी कोचेस हैं जो इन बच्चों को एफिलिएटेड रखते हैं इस ग्राउंड में और बच्चों को नशों से और ड्रग से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम पूरे थ्रू इंडिया में ओलंपिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ओलंपिक डे के उपलक्ष्य पे आज हमने एक एग्जीबिशन मैच रखा था अंडर द एजेस ऑफ हॉकी जेंट के, जो हमने ये मैच आज करवाया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो हमारा ये मैच हॉकी मैच था ये बाबा बंदा सिंह बहादुर हॉकी क्लब पुंछ वर्सेस और पुंछ वॉरियर्स के बीच में मैच करवाया गया, जिसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर हॉकी क्लब ने 3-2 से मैच जीता ही आज। तो आज चीफ गेस्ट कौन थे? जो आज हमारे आज के चीफ गेस्ट थे हमारे एक्स एम एल ए एजाज़ जान साहब थे, और उनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी रिनोन्ड पर्सनैलिटीज़ और काफ़ी स्पोर्ट्समैन आज यहाँ पे इस ग्राउंड में मौजूद थे। इस टूर्नामेंट में देखा कि ये ऑफिशियल्स जो एक लेडीज़ दोनों कर रहे थे, इससे क्या मैसेज जाएगा आगे? मैसेज ये है कि हम चाहते हैं कि लड़कियों को भी यहाँ के इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बढ़ावा दिया जाए। तो जैसे तो आज तो आप देख रहे हैं कि हमारी दोनों लड़कियाँ आज एक ऑफिशियल कर रही थी। एक हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस रितिका शर्मा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की एम्प्लॉयज़ है, और दूसरी जसप्रीत कौर ये भी जस्ट रिसेंटली सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करके आई है यहाँ पे। थैंक यू। और यहाँ से एस्ट्रोटर्फ हमारे बच्चे अगर खेल के आगे जाते हैं तो आप क्या चाहते हो कि हमारे बच्चे किस लेवल तक खेलना चाहेंगे? हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी थैंक्स करेंगे कि हमें यहाँ पुंछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एस्ट्रोटर्फ प्रोवाइड करवाई गई है। तो जैसे आपको पता ही है कि अपकमिंग ओलंपिक्स आ रही है, मैं अपने क्लब की तरफ से हॉकी जेंट की तरफ से
हॉकी इंडिया को ये मुबारकबाद दूंगा और अपनी हॉकी इंडिया टीम को मुबारकबाद बेस्ट विशेस कहूँगा कि ओलंपिक्स में एक बार फिर से दोबारा से मेडल जीत के भारतवर्ष को खुशी प्राप्त करें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।